नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए, साइंस का महत्व हमारे एग्जाम में बढ़ता चला जा रहा है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम उठाकर देख लीजिए या फिर एसएससी या अदर एग्जाम की बात कर लेते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन जो है साइंस के सेक्शन से ही पूछे जाने लगे हैं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के उष्मा चैप्टर से सवाल कराने वाले हैं जो भी अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहले एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं और अपना उत्तर लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोग जवाब दीजिएगा लास्ट में कि कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा, पृथ्वी जो है उष्मा की एक खराब अवशोषक है। अब खराब अवशोषक किस प्रकार से? मान लीजिए सूर्य ने उष्मा प्रदान की, अगर पृथ्वी एक अच्छी अवशोषक होती तो जितना सूर्य की गर्मी है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं करती है, थोड़ी बहुत मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि अवशोषित करती है, इसलिए एक खराब अवशोषक है। अब खराब विकिरणक किस प्रकार से है या फिर खराब उत्सर्जक किस प्रकार से है? अब आप देखते होंगे जब सनसेट हो जाता है तब भी टेम्परेचर जो होता है पृथ्वी का वो कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर पूरी तरह से ये उत्सर्जित कर देती तो टेम्परेचर तो बिल्कुल जीरो हो जाता, लेकिन क्या होता है पूरी तरह से विकिरणित या उत्सर्जित नहीं कर पाती है, इसलिए खराब विकिरणक भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे 4 ऑप्शन है, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए और प्रयास कीजिए सही करने का। इसका सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आप देखते होंगे शीतकाल जब आती है, सर्दी आती है तो आप ढेर सारे कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हैं, तो कपड़े और आपके शरीर के बीच में एक थोड़ी सी लेयर होती है, गैप होता है। उस गैप में क्या होता है, वायु भरी होती है, और वायु क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। अब कुचालक मतलब क्या होता है कि उष्मा का आदान प्रदान होने से रोकती है। शरीर के अंदर की जो गर्मी होती है उसे बाहर जाने से रोकती है, और बाहर की जो ठंडी होती है उसे हमारे शरीर के अंदर आने से रोकती है। तो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या रोकते हैं? कपड़े रोकते हैं। सही ऑप्शन होगा डी वाला। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस में क्या ऐसा होता है? चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि गैस जो होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए गैस तापमापी जो होता है वो अधिक संवेदनशील होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। इस समय देखिए गर्मी चल रही है और आपने पढ़ा होगा कि श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए कब? गर्मियों में श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए और ठंडियों में काले वस्त्र पहनने चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। जब श्वेत वस्त्र आप पहनेंगे तो उनके पास जो भी प्रकाश आएगा सूर्य का वे उन्हें परावर्तित कर देते हैं, काफ़ी हद तक परावर्तित कर देते हैं, लेकिन कुछ मात्रा जो होते हैं अवशोषित कर लेते हैं। कोई भी पिंड जो होता है वो पूरी तरह से किसी भी चीज़ को, किसी भी उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाता है, ना ही पूरी तरह से उसे उत्सर्जित कर पाता है। तो शीतल इसीलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। वहीं पर क्या करना होता है, शीत ऋतु में हमें काले वस्त्र पहनने होते हैं ताकि हमें उष्मा की अधिक से अधिक मात्रा मिल सके। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन आपको नजर आएगा? देखिए, पानी को अगर आप 0 से गर्म कर रहे हैं तो पहले तो घटेगा, उसका आयतन जो होगा पहले घटेगा, और फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसके आयतन में जो होती है वृद्धि होती जाती है। ठीक है, 0 के पास से जैसे 2, 3 के पास आगे गुजरेगा तो उसके आयतन में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पहले जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे आप तो पहला थोड़ा से वो घटने का प्रयास करेगा, इसलिए सही ऑप्शन है इसका डी वाला। देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? सही ऑप्शन होगा विकिरण। देखिए, जब बादल छाए होते हैं आकाश में तो वो रात जो होती है, अगर हवाएं नहीं चल रही हैं तो वो रात ज़्यादा गर्म होती है आम रातों की अपेक्षा। ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी पर दिन भर गर्मी आई है वो गर्मी को रात में क्या करती है, पृथ्वी उत्सर्जित करने का प्रयास करती है।
लेकिन ऊपर बादल छाए हुए हैं, इसलिए गर्मी जो होती है बादलों को पार नहीं कर पाती है, इसलिए वो रातें गर्म होती हैं। और जो अन्य रातें होती हैं या अन्य बादल की बात करते हैं, जब बादल नहीं होते हैं तो वो रातें ठंडी एहसास होती हैं। ये किस कारण से होता है? विकिरण के कारण से होता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों या फिर मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण या फिर वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और एसएससी के पूछे जाने का लेवल काफ़ी उच्च होता है। यही क्वेश्चन आपके आम एग्जाम में ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? जब सभी तरफ से घिरे या फिर असंपीड्य द्रव में यदि किसी भी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि घटाया या बढ़ाया जाता है, तो उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। इसी नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ये सभी पास्कल के नियम पर ही कार्य करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, तो सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा? सबसे धीमी गति से गोला ठंडा होगा। अपने आकार के कारण, गोले होने के कारण सबसे धीमे धीमे वही ठंडा होगा, क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन जो है वो पूरी तरह से जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा और घन में उष्मा का उत्सर्जन तस्तरी में बड़ा फैलाव होने के कारण वो उष्मा को अत्यधिक मात्रा में जल्दी से उत्सर्जित करने का प्रयास करेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम जो होती है सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? आप देखते होंगे कि हिमालय में या फिर आप देख सकते हैं ढेर सारे जो आपके पर्वत हैं उसमें बर्फ जमी होती है और वो बर्फ क्या होती है? सूर्य के प्रकाश पड़ने पर पूरी तरह से पिघलती नहीं है, कुछ ही मात्रा में पिघलने का प्रयास करती है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। यह सूर्य के प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। अब परिवर्तित क्यों कर देती है? देखिए बर्फ होती है सफ़ेद और सफ़ेद वस्तु हमने आपको बताया था कि एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये ढेर सारी मात्रा में परिवर्तित करने का काम करती है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया था कि कुछ मात्रा ये अवशोषित जरूर करेगी। इसलिए जैसे ही कुछ मात्रा अवशोषित करती है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये बर्फ पूरी तरह से इसीलिए नहीं पिघलती क्योंकि ये परिवर्तित कर देती है सूर्य के प्रकाश का। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है? देखिए ऊष्मा के सुचालक वो होते हैं जिसमें आप ऊष्मा का प्रवाह करेंगे तो आसानी से वो ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित कर लेंगे। तो वैसे एल्कोहल, पारद मतलब होता है पारा, ईथर और पानी, ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं, लेकिन आपसे सर्वोत्तम पूछने का प्रयास किया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा पारद, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है इन तीनों की अपेक्षा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है? देखिए बादलों वाली रात हो गई या फिर बादल दिन में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो सूर्य तपन का एक भाग जो होता है उसके द्वारा सोख लिया जाता है। जो सूर्य गर्मी देता है, सूर्य विकिरण प्रदान करता है, वो बादल क्या करते हैं पूरी तरह से नीचे नहीं दे पाते हैं, कुछ भाग जो होते हैं वो उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो बादल किससे बने होते हैं? जल वाष्प से बने होते हैं। तो सूर्य तपन का एक भाग जो होता है जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है और पृथ्वी जो नीचे की गर्मी होती है उसे भी ऊपर नहीं जाने देती है, इसलिए रातें क्या होती हैं? वो गर्म होती हैं। तो जल वाष्प क्या होता है? ये ऊष्मा का कुचालक होता है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कृष्णिका मतलब होता है कृष्ण पिंड, जो काला रंग का पिंड होगा उसे कहेंगे कृष्णिका। अगर विकिरण उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है, अगर पूरी तरह से वो किसी चीज को अवशोषित करके उसको विकिरणित कर रहा है या फिर उत्सर्जित कर रहा है और वो उच्चतम अवस्था पर पहुंच गया है, तो उस समय उसका तरंग दैर्ध्य कैसा होगा? सही ऑप्शन होगा बी वाला। तापमान घटने पर जो तरंग दैर्ध्य होता है वो घट जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? आपने केतली देखी होगी जिसमें आप चाय रखते हैं,
तो पूरी तरह से बाहर का जो भाग होता है वो चिकना बनाया जाता है और सफ़ेद कलर का बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो जो उष्मा होती है उसको अच्छी तरह से परिवर्तित कर सके और अंदर की उष्मा जो है बाहर ना जा सके। इसलिए सही ऑप्शन होगा ताप की खराब अवशोषक होगी। श्वेत है इसलिए ताप को अंदर अवशोषित नहीं करेगी, और चिकनी सतह है इसलिए वो अच्छी तरह से परिवर्तित करेगी। लेकिन नीचे का भाग जो होता है वो उस प्रकार से नहीं बनाया जाता है, इसलिए नहीं बनाया जाता कि नीचे से आप थोड़ी सी गर्मी करके उसे गर्म ही कर सकें। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी जो है अपनाई जाती है। अगर आप किसी धातु की, मान लीजिए लोहा, तांबा, पीतल को किसी पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी उतना ही अच्छा होगा। पानी आप पीते हैं ना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 1 होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद अपक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? अपक्रिया की जो ऊष्मा होती है उस पथ पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उस पर निर्भर करती है। जो पथ बना हुआ है, अंतिम जो उत्पाद होगा, अपक्रिया की ऊष्मा दर उसी पर निर्भर करेगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ऐसा कैसे होता है? देखिए अब जैसे कि दिन में आप पानी बहा रहे हैं उस पाइप से, और पाइप में थोड़ा बहुत पानी रात में भर जाएगा, आप पाइप बंद करके चले गए। अब पाइप में पानी भरा हुआ है तो भीषण जब सर्दी पड़ेगी, रात में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो पाइप का पानी क्या होता है, जब जमना स्टार्ट होता है तो पानी जब जमता है तो उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो पाइप को फाड़ देता है, आयतन बढ़ेगा तो पाइप फट जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से 16 का सही ऑप्शन होगा ए वाला, क्योंकि पानी के जमने पर पानी फैलता है, उसका आयतन जो होता है फैलता है, इसलिए क्या होता है, पाइप फट जाते हैं। सही ऑप्शन पहला वाला। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब बंद थैली में रखे बंदबद्ध खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म तरंगों से तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? चलिए बताइए। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला। थैली को भाप से फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म तरंगों से जब तापित करते हैं किसी बंद पदार्थ को, तो थैली में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छेद कर देते हैं, ताकि थैली जो है भाप के दाब से फट ना जाए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो होता है वो गर्म होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शनों को। देखिए शीतकाल की बात करेंगे तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो होता है गर्म निकलता है, वहीं पर अगर ग्रीष्मकाल की बात करेंगे तो हैंडपंप का जो पानी होता है वो ठंडा निकलता है। सही ऑप्शन होगा बी वाला। देखिए शीतकाल की बात कर लेते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और अंदर का टेम्परेचर जो होता है पृथ्वी के अंदर का वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो पानी होता है वो गर्म निकलता है। तो सही ऑप्शन होगा पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, और इस समय गर्मी पड़ रही है, आप हैंड पाइप का पानी निकालेंगे तो ठंडा निकलेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पानी ठंडा निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर? नक्षत्र मतलब आप तारा मान सकते हैं, नक्षत्र तारा भी एक नक्षत्र ही है। सही ऑप्शन होगा उसके पृष्ठीय ताप पर। ताप ही निर्भर करता है नक्षत्र के रंग पर, ठीक है, नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? चलिए हमने आपको बताया ना कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सर्वोच्च होती है, 1 होती है, बाकी सभी कांच, तांबा, शीशा की 1 से कम होती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प सब सही होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आता है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पर वही होता है, ऐसा आपको टेम्परेचर बताना है। और आप लोगों ने इसको याद भी कर रखा होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आपका शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो फ़ारेनहाइट में चेंज होकर कितना हो जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें -40 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो ये फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग, कैसे ये होगा। देखिए फार्मूला लिखते हैं, C - 0/100
F माइनस 32/180। इस प्रकार से हम कोई भी सेंटीग्रेड रखेंगे तो आप फारेनहाइट निकल के चला आएगा, कोई भी फारेनहाइट रखेंगे तो इसमें सेंटीग्रेड का आप मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब क्या कह रहा है कि दोनों पैमाने पर सेम होते हैं, तो सेंटीग्रेड इक्वल टू फारेनहाइट, तो या फिर C बराबर C लिख लीजिए, या फिर C और F की जगह पर दोनों की जगह पर X रख लेते हैं। X रख लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा नीचे और इधर 9 बन जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे C में, मतलब कि 9x हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे F में और 32 में, तो 5x और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सेंटीग्रेड इक्वल टू फारेनहाइट कह रहा है ना, प्रश्न में ही कह रहा है, तो हम लोग दोनों का x मान लेते हैं। अब 9x में 5x घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 4x, 4x बराबर -160, तो x बराबर आ गया -40 डिग्री, और ये फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पर ही सेम रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे के पानी को छोड़ करके, ऐसा क्यों होता है? सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, ये ऊपरी सतह का टेम्परेचर होता है, इसलिए ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें ऊपरी सतह में जमती हैं, नीचे वाले क्षेत्र में पानी रहता है, वहां पर मछलियां चलती रहती हैं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदें निष्क्रिय हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मर जाती हैं, लेकिन मर नहीं जाती हैं, उनकी जो वृद्धि रेट होती है वो कम हो जाती है या फिर निष्क्रिय हो जाती है, वो एक से दूसरे में बढ़ नहीं पाते हैं। जीवाणु और फफूंद आपको तभी नुकसान पहुंचाएंगे, एक नहीं नुकसान पहुंचाएगा, ढेर सारे नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, उनकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन न्यूनतम तापमान पर वो बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं फ्रिज पे रखने पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? चलिए 4 ऑप्शन है, मैंने कई बार आपको साइंस में कराया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा ऊर्जा का। देखिए ऊर्जा के बड़े मात्रकों में किलोवाट घंटा आता है, इसे कैसे लिखते हैं? KWH लिखते हैं, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के होता है। जो बिजली आपके घरों में ऊर्जा का आप लोग उपयोग करते हैं, उसकी खपत को मापने के लिए 1 यूनिट या फिर किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के होता है। मैंने कई बार आपको रटाया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन मतलब कि फ्रिज वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। कीटाणुओं की वृद्धि दर जो होती है घट जाती है या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया ना, अभी पहला क्वेश्चन आया था इसी प्रकार से। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। मानव शरीर का साधारण टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर का साधारण टेम्परेचर जो होता है, अगर बात करेंगे हम सेल्सियस पे तो 37 बोलते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इक्वल की बात करेंगे तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एग्जैक्ट जो होता है। ठीक है, इसे हम लोग 37 ही बोल देते हैं, लेकिन जो होता है सही ऑप्शन बी वाला। फारेनहाइट में आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में कहीं पर 98.4 भी देगा, लेकिन आपको सही क्या करना है? 6 वाला। 27 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रित करने में किया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है? मतलब ये किससे बनी होती है? थर्मोस्टेट, अगर जो थोड़ा से फ्रिज पर कार्य किए होंगे या फिर थोड़ा से फ्रिज के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर थर्मोस्टेट जो लगा होता है एक द्विधात्विक पट्टी होती है। ठीक है, इसे आप लोग देख भी लीजिए। देखिए समझिएगा आप लोग, जब थर्मोस्टेट इस प्रकार से बना होता है, एक उसमें आयरन की एक प्लेट लगी होती है और नीचे वाली कॉपर की लगी होती है, इस प्रकार से प्लेट होती है। ये एडजस्टिंग स्क्रू ऊपर लगा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जब क्या करते हैं, जब टेम्परेचर जो होता है वो वार्म हो जाता है, जब कूल होगा टेम्परेचर तो इस प्रकार से जुड़ी रहेगी, सीधी अवस्था में रहेगी कूल टेम्परेचर में। जब थोड़ा से फ्रिज में टेम्परेचर हाई हो जाता है, वार्म स्टेट पर हो जाता है, तब क्या करती है? बेंट कर जाती, मुड़ जाती है। और जब मुड़ जाएगी तो ये अंदर वाला जो ये स्टेट होता है चालू और बंद होने का होता है, ये
देख सकते हैं बाहर हो गया, मतलब कि अब जो टेम्परेचर होगा वो वार्म हो रहा था तो इसको छोड़ देगा, तो फिर से वो कूल स्टेट में आ जाएगी और ये एडजस्टिंग जो स्क्रू ऊपर लगा था वो इसमें छूने लगेगा। तो ये काम होता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है, न्यूनतम और जो अधिकतम तापमान हो जाता है। इससे ये दोनों तरह की जो द्विधात्विक प्लेट लगी होती है इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग। तो समझ गए आप लोग, इसमें क्या होता है, एक द्विधात्विक पट्टी होती है जिसका कार्य क्या होता है, तापमान का नियंत्रण करना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वो सामान्य पानी को कितना विस्थापित करता है, वो कितने समान पानी को विस्थापित करता है, घनत्व के समान, द्रव्यमान के समान या फिर आयतन के समान। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप किसी पाषाण खंड को, पत्थर को किसी पानी में डुबो रहे हैं तो पानी की मात्रा थोड़ी सी उसमें से बाहर आ जाती है ना, अगर ऊपर तक पानी भरा हुआ है तो उसके आयतन के समान ही पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, जितना पाषाण का आयतन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत से लोग द्रव्यमान मत समझिएगा, वो भार के बराबर पानी को बाहर फेंकता है, तो भार तो ऑप्शन में नहीं है, और आयतन भी सही होता है, आयतन जो होता है उसके समान ही बाहर फेंकेगा। न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, सही ऑप्शन होगा रुद्धोष्म विचुंबन का। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग और हिंदी में दूसरी प्रकार से इसे कहते हैं चुंबकीय शीतलन। तो न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए चुंबकीय शीतलन का प्रयोग करते हैं या फिर एडियाबैटिक कूलिंग का प्रयोग करते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी का यह बिल्कुल सही किस में होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे ना उसी क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, क्योंकि कठिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, सरल वाले तो आप सही कर ही ले जाएंगे। देखिए जल का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है और मैक्सिमम है जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी जो होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मैक्सिमम होता है। बात करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 0.9 के करीब ये होता है, तो 0 डिग्री पर कम होता है, 4 डिग्री पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। थर्म किसका यूनिट है, थर्म है उष्मा का यूनिट, ठीक है। याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चनों को, आपके एग्जाम में देख सकते हैं बगल में लिखा भी हुआ है कि एसएससी 10+2 टीयर 1 में आया है, टैक्स असिस्टेंट में आया है, एमटीएस में आया है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आपके एग्जाम में। और अगर आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में अभी तक रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करके ही चलने हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री भाप पर अधिक गंभीर दाह होता है। देखिए अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कहीं पर उबल रहा है और आप वहाँ पर जो भाप उड़ रही होती है वहाँ पर अंगुली लगाएंगे ना तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, ज़्यादा जलन का एहसास होगा, अपेक्षा अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर अंदर अपना हाथ डाल देते हैं तो उससे ज़्यादा कहीं आप जल जाएंगे जो उसकी भाप से ऊपर वाली भाप से। भाप में क्या होती है, एक लेटेंट हीट होती है, एक गुप्त ऊष्मा होती है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाती है। तो भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, इस कारण से भाप जो होता है अधिक आपको दाह करती है, फिर जलन पैदा करती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको। देखिए मान लीजिए एक चीनी का सिरा हो गया, चीनी का सिरा है, आप उसे ठंडा करके रख दिए हैं तो आप देखते होंगे उसकी श्यानता जो होती है अधिक गाढ़ा हो जाता है। लेकिन जैसे आप उसे लव प्रदान करते हैं तो तरल पदार्थ का घनत्व जो होता है, डेंसिटी, गर्म करेंगे तो वो जो होता है श्यानता जो होती है उसका गाढ़ापन जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, 33 का ए नंबर। याद रहेगा आपको, इस सिरे वाले से याद कर लीजिएगा कि अगर आप सिरे को गर्म करेंगे तो उसका गाढ़ापन धीरे धीरे कम हो जाता है, ये आपको एग्जाम में याद रहेगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अधिक जलन पैदा होगी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही ऑप्शन होगा भाप में। देखिए भाप से अगर आप जलेंगे तो आपको ज़्यादा जलन महसूस होगी क्योंकि भाप में लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। एक उदाहरण और आप देखिए, आप घरों में अनुभव करते होंगे,
आपने पूड़ी बनाई और पूड़ी फूली हुई है, और जैसे ही आप उसे फोड़ने का प्रयास करते हैं उंगली से, तो क्या होता है, आपको जलन का एहसास होता है। अगर आप उस पूड़ी को छू लेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं जलेंगे, अगर आप फोड़ने का प्रयास करेंगे तो उंगली डालेंगे तो अधिक जलेंगे, क्योंकि उसके अंदर भाप होती है और भाप में लेटेंट हीट होती है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गैस फ्लेम मतलब ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है। देखिए ज्वाला जो होती है जब जलती है तो कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें से आप सबसे ज़्यादा जल जाएंगे। जो गर्म भाग होगा वहीं पर से आप सबसे ज़्यादा जलन का आपको अनुभव होगा। देखिए ये देखिए हमारी ज्वाला है, इसको आप लोग देख लीजिए, कैंडल हमने जलाई हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे नीचे का जोन होता है उसे कहते हैं डार्क जोन, और ये ब्लैक रंग का होता है, ये सबसे कम हॉट होता है, इट इज लीस्ट हॉट। सबसे कम जो होगा यही सबसे कम जो होता है गर्म होता है। ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसे कहते हैं ल्यूमिनस जोन, ये येलो कलर का होता है, और इट इज मॉडरेटली हॉट, ये मध्यम हॉट होता है। ठीक है, इसके ऊपर का जो भाग होता है उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, जो ब्लू कलर का होता है, मतलब कि नीला कलर का होता है। इट इज हॉटेस्ट पॉट, मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है। तो आपसे क्या पूछा था कि सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट क्या होता है, तो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ब्लू कलर का, यही सबसे ज़्यादा हॉट होता है। तो देखिए समझ में आ गया आपको, सही ऑप्शन क्या करेंगे आप, बी वाला टिक करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन जो होगा वो सरल तरीके से याद कर लेंगे आप। ल्यूमिनस जोन जो था वो मध्यम वाला था, डार्क जोन जो था मैंने आपको बताया डार्क जोन सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है। देखिए हर चीज के एक नाम जो है निश्चित किए गए हैं। अगर वायु की क्षैतिज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या फिर अंतरण होगा तो वो अभिवहन के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्मी प्रदान करती हैं, ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं उनके पास स्वेटर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, दो शर्टें पहन लेते हैं गर्मी वाली, या फिर तीन भी पहन लेते हैं। कभी कभी आप रिक्शा चालक को देखे होंगे तो वो पहनने का ऐसा प्रयास करते हैं। वो इसलिए ऐसा प्रयास करते हैं कि दो कमीजों के बीच में वायु की परत जो होती है एक ऊष्मा रोधक का कार्य करती है। अब आपने एक मोटी कमीज पहनी, अगर उसकी अपेक्षा आप दो पहन लेते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि पहली वाली कमीज के बीच में गैपिंग होगी तो पहले वो ऊष्मा का आदान प्रदान होने से रोकेगी, थोड़ा सा जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो भी जाएगा वो दूसरी वाली कमीज और उसे रोक लेगी, तो गर्मी अच्छी प्रदान करती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, संवहन किसमें होता है। देखिए ठोसों में तो चालन होता है, संवहन होता है द्रव और गैसों में। ठोस आ गया, ठोस आ गया, ठोस आ गया, तीन ऑप्शन गलत, क्योंकि संवहन जो होता है वो ठोसों में नहीं होता, ठोसों में चालन होता है, और संवहन किसमें होता है, द्रवों और गैसों में। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीत काल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है। देखिए ईंटों के मकान में आप रहते होंगे, इस समय आपको गर्मी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि ईंटें क्या होती हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, ऊष्मा को अवशोषित ज़्यादा करती हैं, इसलिए गर्मी में आपको गर्म लगते होंगे और भी ज़्यादा। लेकिन कच्ची मिट्टी क्या होती है, ये एक चालन का काम, एक बुरी चालक है। कच्ची मिट्टी एक बुरी चालक है, मतलब कि एक ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए ग्रीष्म काल में ठंडे नजर आते हैं आपको। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। आपने क्रायोजेनिक इंजन पढ़ा होगा, तो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो निम्न तापमान पर ही कार्य करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अधिक उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अगर हमें बहुत उच्च तापमान नापना है, मान लीजिए कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापना है, तो हम लोग ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग करेंगे। सही ऑप्शन होगा सी वाला। और प्लेटिनम तापमापी क्या होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को मापता है, इससे ज़्यादा को ताप विद्युत तापमापी मापता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। लंबी दूरी के जो बेतार मतलब बिना तार के अगर आप बात करना चाहते हैं तो रेडियो तरंगों से आप बात कर सकते हैं।
जो एफएम रेडियो आपका होता है ना, तो कैसे आपसे बात करते हैं, लंबी दूरी पर कहीं पर बैठे होंगे, वहाँ पर उनका स्टेशन होगा, आप तक बेतार संचार है। ठीक है, ये लंबी दूरी की किरणें हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, जब गर्म पानी की अपेक्षिता अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, जब आप छोटे रहे होंगे, अभी तो एलईडी चलने लगी है, पहले आपके 100 वाट के बल्ब चलते थे, अभी भी आप उसका यूज करते होंगे, तो कभी कभी आप जब जलता हुआ बल्ब बारिश होते समय छोड़ जाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जब बारिश होती थी और जला हुआ बल्ब आप छोड़ गए तो वो बल्ब टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी चीज़ में टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर उसके आयतन में विस्तार होता है, और अगर आप कोई ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो संकुचन की स्थिति में जाने लगता है, और इसी प्रकार से पहले वो बढ़ रहा था, अब वो संकुचन में जा रहा है, तो इस घटना को वो सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो टूट जाता है। तो सही ऑप्शन होगा अचानक गिलास के संकुचित होने से। अब गर्म पानी की अपेक्षित अधिक तप्त गिलास में, कोई बहुत ज़्यादा तप्त है, उसमें थोड़ा से आपने हल्का गर्म पानी डाल दिया तो वो टूट जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, तापमान घटने पर घटता है और तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। हमने आपको बताया था कि ध्वनि का वेग जो होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.61 मीटर पर सेकंड जो होता है वो ध्वनि का वेग जो होता है बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? सही ऑप्शन होगा अभ्रक, जिसे हम लोग माइका कहते हैं, ये ऊष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत के ढेर सारे प्रोडक्टों में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। एस्बेस्टॉस क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। रबड़ ऊष्मा का कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत के कुचालक और ऊष्मा के कुचालक जैसे आपका लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कुछ वायु हो गया, सिलिका हो गया, रबड़ हो गया, ये ऊष्मा के भी कुचालक हैं और विद्युत के भी कुचालक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ऊष्मा की कुचालक हो वो विद्युत की भी कुचालक हो, या फिर जो ऊष्मा का सुचालक हो वो विद्युत का भी सुचालक हो। देख सकते हैं अभ्रक क्या है, ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होती है? जलवाष्प में जो ऊष्मा होती है वो एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप में भी आप देखते होंगे ना, भाप में जलवाष्प होती है और उसी में गुप्त ऊष्मा होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर्नियम के अनुसार कार्य करता है और चंद्रमा में वह कैसा कार्य करेगा? चंद्रमा में वह कार्य ही नहीं करेगा क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा? जब वह पिंड काला होगा और क्या होगा, खुरदुरा होगा। काली वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण करती हैं और अगर चिकनी होंगी तो वह परिवर्तित कर देंगी किरणों को, अगर खुरदुरी होंगी तो अवशोषित कर लेंगी, इसलिए काला और खुरदुरा वो ज़्यादा चीज़ों को अवशोषित करेगा, ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि हमने आपको बताया था कि ठोस माध्यम में अधिक गति करती हैं और ठोस में इस्पात, लोहा और इस्पात में अधिक वेग से गति करेगी। जल तो क्या होता है, द्रव होता है, वायु तो आप जानते हैं गैस है, और लकड़ी में इतनी ज़्यादा गति नहीं होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेटल्स में होती है, जैसा कि आपका एल्युमिनियम हो गया, इस्पात हो गया, लोहा हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण क्या होता है? ठीक है, ताप उत्क्रमण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप धरती के ऊपर जाएंगे 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर, जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, ताप क्रमशः कम होता जाता है। वैसे क्या होता है, ऊपर जाने पर गर्मी होती है, लेकिन अगर 10 से 15 किलोमीटर और ऊपर जाते हैं तो तापमान क्रमशः कम होता जाता है। तो ताप का क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ताप का उल्टा हुआ। और ऐसा कब होता है, धनात्मक ह्रास पर होता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे हमारे। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। यहाँ से हमारी ऊष्मा की सीरीज जो है खत्म हो जाएगी। ऊष्मा से 52 ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे।
आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आप कराए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। और इन 50 क्वेश्चनों में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखने का प्रयास कीजिएगा कि इन 50 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं 51 और 52, ये मैं आपके लिए घर से आप लोग इन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। आपको अगर इनके उत्तर नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दिए जाएंगे। धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और 52 नंबर प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। आपको सीरीज कैसी लगी, अगर सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग देखते जरूर लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हो, जैसे कि प्रकाश पर, तरंग पर, ढेर सारे और भी सीरीज, इसी सीरीज में क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाए जाएंगे। जैसे अभी तक 52 तक क्वेश्चन हो गए, अब 52 के आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो प्रकाश के सेक्शन के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लगेगी तो आगे भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और अपना स्कोर कार्ड जरूर से कीजिएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने इसके पहले इनको पढ़ा नहीं होगा या कुछ प्रश्नों को पढ़ा नहीं होगा। जितने भी प्रश्नों को पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर अपने शेयर कीजिएगा और आता हो तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी लिख दीजिएगा ताकि हम पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए और साइंस को अपनी मजबूत करते चलिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके।